हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है कल हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड फ्लावर की संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए तो आज जो हम बात कर रहे हैं ना, आज जो हम बात कर रहे हैं वो करेंगे लघु बीजाणुधानी, या मैं कहूँ इसको परागकोश की संरचना। ठीक है भाई, चलिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि कल हमने क्या देखा था, एंथर के डेवलपमेंट को देखा था। ठीक है, हाँ, तो एंथर के डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो भाई कल हमने देख लिया था कि किस प्रकार अविभेदित कोशिकाओं से एक एंथर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वहां तक हमने बात कर ली थी। अब मैं आपको बताऊं कि जब हमने एंथर का डेवलपमेंट देखा था तो लास्ट में एक बात हमको देखने को मिली थी, क्या कि जो प्रेपशु कोशिका होती है, आर्किस्पोरियल सेल, इस प्रेपशु कोशिका में परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती थी, एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है भाई, और हमने वहां ये कह दिया था कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो तो परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना। तो कल हमने यहां तक इसको पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताऊं कि जब एंथर का पूरे का डेवलपमेंट हो गया परागकोश का, तो अब हम उसकी क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संरचना। और संरचना मतलब हम इसको, ये क्वेश्चन क्या है, दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आपसे वो ये पूछ सकता है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, और एक आपसे पूछ सकता है परागकोश की संरचना को समझाइए। दोनों ही क्वेश्चन कैसे भी आ जाएं, दोनों का आंसर एक जैसा ही है। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना कैसी होती है। तो सुनिए भाई, अच्छा हम बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ लघु बीजाणुधानी ही लिख के चल रहा हूँ, और माइक्रो स्पोरेंजियम बोला जाता है। माइक्रो स्पोरेंजियम किसको, लघु बीजाणुधानी को। ठीक है, तो हम इसकी संरचना देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी की, या हम परागकोश की संरचना देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें दो भाग होते हैं। पहला है परागकोश भित्ति और सेकंड है बीजाणुजन कोशिका। आप बात को समझिए, हमारा जो मुख्य क्वेश्चन चल रहा है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यह है कि माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर की स्ट्रक्चर को समझाइए। बात एक ही है, क्योंकि हम परागकोश की संरचना की बात करेंगे तो हम उसमें स्पेशली लघु बीजाणुधानी को देखेंगे। हमको पता है कि हमारे एक एंथर में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, है ना। तो वो ये क्या कह रहा है कि जो परागकोश होता है उसके 2 भाग होते हैं संरचना के। पहला भाग परागकोश भित्ति
और दूसरा भाग बीजाणुजन कोशिका। अब मैं आपको बता दूं कि ये दो संरचनाएं कहां से आई। ये भाई जब आपने डेवलपमेंट किया था एंथर का, तो जो हमारी आर्किस्पोरियल सेल्स थी उसने परिणत विभाजन करके दो सेल्स बनाई थी, और उन दो सेल्स ने और संरचना में बंटकर इन चीजों का निर्माण किया था ना। तो वो तो डेवलपमेंट था भाई, लेकिन अब हम संरचना पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हुए चलना। वो ये कहता है कि एक लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना की हम बात करें तो इसकी संरचना के दो भाग होते हैं। पहला होता है परागकोश भित्ति और दूसरा होता है बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, तो अब हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे परागकोश भित्ति के बारे में। ठीक है, अब यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। परागकोश भित्ति, ठीक है भाई, एंथर वॉल जिसको कहते हैं। तो परागकोश भित्ति क्या होती है? यह है परिधि से केंद्र की तरफ क्रम से 4 परतों से बनी होती है। नंबर 1 एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीसियम, थर्ड है मिडिल और 4 है टैपिटम। देखिए भाई, जो फर्स्ट भाग परागकोश भित्ति होता है, उस परागकोश भित्ति की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम हमेशा परागकोश भित्ति को ही लिखकर आ जाते हैं एग्जाम में, और जो दूसरा भाग है इसका बीजाणुजन कोश का, उसको नहीं लिख के आते हैं। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि लघु बीजाणुधानी के दो भाग हैं, बीजाणुजन कोशिका और परागकोश भित्ति। ठीक है, तो मैंने जो संरचना है वो हम परागकोश भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, आप यहाँ देखना कि आपके पास क्या था। यह एक लघु बीजाणुधानी थी, और इस लघु बीजाणुधानी में ये एक कोशिका थी जिसको आप प्रेपशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेपशु कोशिका। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेपशु कोशिका कहते हैं। अब बात समझिए कि ये जो प्रेपशु कोशिका थी उसमें ऐसे विभाजन हुआ, परिणत विभाजन, जिससे ये मान लीजिए दो कोशिकाएं बन गई। ये रही दो कोशिका, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ऐसे दो कोशिका बन गई। अब ये जो कोशिका है ना वो चारों तरफ बनती है। भाई प्रेपशु कोशिका एक ही थोड़ी होगी, इसमें चारों ओर होंगी ना, क्योंकि हाइपोडर्मल सेल्स कहाँ थी? चारों ओर थी हाइपोडर्मल सेल्स। बात समझ में आ रही है? अरे थी क्या? चारों ओर ही तो थी हाइपोडर्मल सेल्स। तो इस प्रकार परिणत विभाजन होने से क्या हुआ? दो कोशिकाएं बनी पहले। ये तो हम मान रहे हैं परागकोश भित्ति, और ये हम मान रहे हैं बीजाणुजन कोशिका। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। ठीक है, अब प्राथमिक भित्ति कोशिका ने कुछ चेंजमेंट करके यहाँ पर क्या किया होगा? एक परागकोश भित्ति का निर्माण किया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो परागकोश भित्ति है, देखो ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी जो प्रेपशु कोशिका में परिणत विभाजन से बनी थी, ये क्या बनाएगी? परागकोश भित्ति बनाएगी। और ये जो नीचे की तरफ कोशिका थी वो क्या बनाएगी?
बीजाणु जन कोशिका बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो पूरी बीजाणु धानी तैयार हो जाएगी। जब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने को मिलेगा हमें कि एक तो इसमें परागकोश भित्ति होती है और एक बीजाणु जन कोशिका होती है, यही तो होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि आखिर ये परागकोश भित्ति क्या है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूं और इसके हम क्रम से बात करते हुए चलेंगे। एक मैं अनुप्रस्थ काट ले लिया है, एक बीजाणु धानी का। ठीक है, ये एक लघु बीजाणु धानी का अनुप्रस्थ काट है और हम हर लेयर की बात करते हुए चलेंगे क्रम से। देखिए भाई, चलो अब पहला पार्ट परागकोश भित्ति। तो ये क्या कह रहा है कि यह जो भित्ति होती है वो परिधि से केंद्र की तरफ, ये परिधि है और ये सेंटर है। अच्छा, आप मुझे बताइए ये इसका सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो है सेंटर। ये एक गोला है लेकिन मैंने अर्ध गोला लिया है, हेमिस्फीयर लिया है, क्योंकि हम अनुप्रस्थ काट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई ये लघु बीजाणु धानी है, उस लघु बीजाणु धानी को मैंने हाफ कर दिया है, तो इसका ये सेंटर नहीं रहेगा क्या? और ये क्या रहेगी? परिधि रहेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि परागकोश भित्ति परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ क्रम से 4 परतों से बनी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से और यहां तक उसमें 4 परत होती है, 4 लेयर। अब वो लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहली है एपिडर्मिस लेयर, सेकंड है एंडोथीसियम लेयर, थर्ड है मिडिल लेयर और 4 है टैपिटम। ठीक है, क्लियर आ गई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके इन लेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन लेयर जिसको हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कह के चलते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई ये एपिडर्मिस? कि यह है सबसे बाहर की परत होती है जो एकल व चपटी होती है। यह सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहली लेयर पढ़ ली जिसको हम क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस कह रहे हैं। अच्छा, एपिडर्मिस की अब मैं ड्रॉ करूं तो ये क्या कह रहा है? देखो कि भाई ये सबसे बाहर की परत है। अब मैंने यहाँ पर एक लेयर बना दी और ये जो लेयर है इसको आप क्या कहेंगे? एपिडर्मिस लेयर बोलेंगे। आप इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और ये कैसी कोशिका है? चपटी कोशिका है। तो आपको ये चपटी प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है ना? ठीक है, और ये सिंगल सिंगल कोशिकाएं होती हैं और एकल परत होती है। ये परत कैसी है? सिंगल परत है। देखो बिल्कुल मैंने एक ही परत बनाई है और आप मुझे बताइए कि ये सबसे बाहर की या सबसे ऊपर की परत है कि नहीं? है ना, सबसे ऊपर की परत एपिडर्मिस। और जो भी बाहर की परत होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई? प्रोटेक्शन करने का होता है। किसका होता है? प्रोटेक्शन करने का होता है। बताओ होता कि नहीं होता? तो ये आपको एपिडर्मिस लेयर समझ में आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करें। सेकंड जो लेयर है वह है अंतःस्थिसियम, जिसको हम एंडोथीसियम कहते हैं, है ना? एंडो की आप ए से कर दो, ई से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एंडोथीसियम की मैं बात करूं
तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यह है एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है तथा ये एकल परत है। इसकी आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के जमा हो जाने से रेशेदार यू आकार की पट्टियां बन जाती हैं। ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। ठीक है भाई, अब सुनिए आप। एक तो हमने सबसे पहले लेयर एपिडर्मिस को देख लिया और हमको पता है कि वह सबसे बाहर की परत होती है, प्रोटेक्शन का इसका कार्य होता है। अब हम नेक्स्ट बात करके चल रहे हैं एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है ना। नीट में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो एंडोथीसियम क्या है कि यह एक तो एपिडर्मिस के नीचे है। भाई ये एपिडर्मिस है और इसके नीचे जो सिंगल और चपटी परत ये जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम परत। भाई एपिडर्मिस के नीचे होती है एकल परत है और चपटी कोशिकाएं होती हैं। अब वो ये क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसकी जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इसकी आंतरिक कोशिकाएं हैं इस प्रकार, है ना। तो इन आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज जमा हो जाता है। अब ये मान लीजिए कि ये अल्फा सेलुलोज है, ये वाला ऐसे। अच्छा, अल्फा सेलुलोज जो जमा हो जाता है तो आप इसमें देखिए बीच में यू शेप आकृति की कोशिकाएं बनती हैं। बताओ बन रही है नहीं बन रही। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एंडोथीसियम लेयर है जो एपिडर्मिस के नीचे है, उसकी आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज जमा हो जाता है और अल्फा सेलुलोज के जमा होने से इसमें यू आकार की क्या बन जाती है, रेशेदार पट्टियां। और अब ये जो यू आकार की रेशेदार पट्टियां होती है ना, यहाँ यूं मान लीजिए कि छिद्र रह गए, यहाँ पर कमजोर जगह रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी ना। तो इन रंध्रों को हम एस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टोमियम। और ये जो रंध्र या एस्टोमियम होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। किसमें, एंडोथीसियम लेयर में। अब ये कैसे बने एस्टोमियम, कि जिस स्थान पर अल्फा सेलुलोज जमा नहीं हुआ वहां छिद्र बन जाते हैं जिनको हम एस्टोमियम कहते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है भाई एस्टोमियम का, तो मैं आपको बता दूं। इसका जो नेक्स्ट कार्य आप देखिए कि एंडोथीसियम की जो लेयर होती है वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। मतलब ये क्या करती है, इसमें ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं और ये जो ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं उनमें एस्टोमियम होते हैं, रंध्र होते हैं। तो ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की यानी कि नमी को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। एंडोथीसियम जो लेयर है वो क्या काम करती है, नमी को एब्जॉर्ब करती है। हाँ, मतलब परागकोश है। और एक बात आप मुझे बताइए कि परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, हम जानते हैं।
अच्छा, परागण की क्रिया कब होती है? परागण की, जब परागकण परागकोश से निकले तभी तो परागण होता है। लेकिन हमारा परागकोश तो बंद है, तो इसको खोलना आवश्यक है, या मैं कहूँ स्फुटन जरूरी है। जरूरी है नहीं जरूरी? तो परागकोश का स्फुटन जो लेयर कराती है ना, वो एंडोथीसियम लेयर कराती है। कौन सी कराती है? एंडोथीसियम लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप इसको याद कर लेना, ठीक है, कि जो एंडोथीसियम लेयर होती है वह आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, जिस कारण परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है ना। और जो ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की क्यों होती है? क्योंकि इसमें स्टोमियम होते हैं, रंध्र होते हैं। और रंध्र क्यों बने? कि इसमें जब अल्फा सेलुलोज जमा हुआ तो कुछ स्थान पर यह जमा नहीं हो पाया जहां पर स्टोमियम बन गया। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो आपको ये सेकंड जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि भाई एक तो ये एपिडर्मिस के नीचे होती है ना, और एकल और चपटी कोशिकाओं वाली होती है। इसकी आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के जमा हो जाने से यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। और मुख्य काम इसका कि ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, इसलिए परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। ठीक है, तो ये हमारी 2 लेयर कंप्लीट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो थर्ड लेयर हम पढ़ते हैं। तीसरी जो लेयर होती है वह है मध्य स्तर, जिसको हम मिडिल लेयर कहते चलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि यह है एंडोथीसियम के नीचे होती है, जो 1 से 3 परतों वाली पतली परत है, या मैं कहूं पतली कोशिकाओं की परत है ना, जो पोषण प्रदान करती है। देखो, तो मिडिल लेयर में हमको कोई खास ज्यादा बात नहीं पढ़नी है। मैं आपको बता दूं कि मिडिल लेयर क्या होती है। कि मिडिल लेयर एंडोथीसियम परत के नीचे होती है, और ये पतली परतों वाली या पतली कोशिकाओं वाली 1 से 3 परत की होती है। अरे मेरा कहने का मतलब है, देखो ये जो अभी आप एपिडर्मिस और एंडोथीसियम पढ़ रहे थे, ये सिंगल परत है। लेकिन ये जो है ना, मैंने अब ये डबल लेयर में बना दी, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? मिडिल लेयर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? मिडिल लेयर। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो मध्य परत होती है उसमें 1 से 3 परत होती है, अकेली परत नहीं होती, कहने का मतलब ये है। और इसका मुख्य काम क्या है भाई? कि ये पोषण प्रदान करती है। और नीट में सब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लघु बीजाणु धानी की वो कौन सी कोशिका है, जो कौन सी लेयर है जो सबसे पहले नष्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं, मिडिल लेयर सबसे पहले नष्ट होने वाली लेयर है। ठीक है, इसमें ये सभी लेयर नष्ट होना जरूरी है, एक एपिडर्मिस नहीं होती। अब एपिडर्मिस से भी एक क्वेश्चन आता है, नीट में कई बार पूछ लिया गया है। वो क्या पूछा जाता है कि वह कौन सी परत है जिसका निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका नहीं करती। देखो दिमाग लगाओ, जब मैंने डेवलपमेंट ऑफ एंथर बताया था तभी मैंने आपसे कहा था कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में परागकोश एपिडर्मिस द्वारा आवृत रहता है। बताया था नहीं बताया था? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ना। और जो हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी ना, जो परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, इस परागकोश भित्ति का
तो वो इन 3 लेयरों का निर्माण करती है, इसको नहीं बनाती, एपिडर्मिस को। तो ये भी नीट में कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसका निर्माण प्राथमिक वित्तीय कोशिका नहीं करती, ये तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होती है। और सबसे पहली नष्ट होने वाली कोशिका कौन सी है? मिडिल लेयर है। बात समझ में आ गई? तो ठीक है भाई, ये थी मिडिल लेयर। तो पता चलेगा आपको मिडिल लेयर क्या होती है कि एंडोथेसियम जो परत है उसके नीचे की परत है, और कितनी परतों वाली होती है? 1 से 3 परतों वाली होती है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना। अब किसको पोषण प्रदान करती है भाई? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो बीजाणुजन कोशिका हैं, वो बीजाणुजन कोशिकाएं होती है ना, वो मुख्य रूप से पराग कणों का निर्माण करती है। किसका? पराग कणों का। तो पराग कणों को, या मैं कहूं कि लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए जो हमारी लेयर होती है वो कौन सी है? मिडिल लेयर है। कौन सी है? मिडिल भी करती है और टैपिटम भी करती है। तो मिडिल लेयर के बारे में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये हमारी 3 परत हो गई। ठीक है, जिसमें हमने एपिडर्मिस को, एंडोथेसियम को और मिडिल लेयर को पढ़ा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम अपने मुख्य टैपिटम के बारे में बात करेंगे।